हाँ जी बच्चों, तो पिछले बार हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे यार बताओ। अच्छा, मैंने आपको नोट शेयर कर दिया है ना मेटलर्जी के। अच्छा, लीचिंग पढ़ा दिया था मैंने, लिक्वेशन बता दिया था, फ्रोथ फ्लोटेशन बताना है ना। चलो ठीक, चलो ओके स्टार्ट। Recording in progress. हाँ, तो लास्ट क्लास में और सीखा था हम लोगों ने, और एक जनरल मेथड देखा था कैसे करते हैं। और का कंसंट्रेशन करते हैं, उसके बाद उसका बोलो, वो पाइपलाइन क्लियर रहनी चाहिए। कंसंट्रेशन कर दिया, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी चीजें ऑब्टेन होती हैं उसका फिर रिडक्शन कराते हैं हम लोग, और उसके बाद फाइनल रिफाइनिंग कराते हैं। तो ड्रेसिंग के हम लोग पिछले क्लास में तरीके देख रहे थे। उन ड्रेसिंग में मैंने आपको बताया था ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन ना। और तीसरा डिस्कस कर रहा था लिक्वेशन, वो भी कर दिया था लिक्वेशन के बारे में। चौथा डिस्कशन कर रहा था मैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसके बाद एक और है उसको भी देखेंगे। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया था बेटा कि इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। यहाँ से भाई हम एयर पंप करते हैं बीच में, है ना, एयर की पंपिंग होती है। अब मैं बहुत ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ। और साथ में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ओर रहता है प्लस पाइन ऑयल रहता है ना। ओर प्लस पाइन ऑयल हो गया, प्लस फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। कोई बता सकते हो नाम कौन कौन से हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर्स? और साथ में कलेक्टर्स भी डालते हैं। अब कलेक्टर्स में नाम है सोडियम इथाइल जेंथेट। जरा स्ट्रक्चर चेक करके बताओ, सोडियम इथाइल जेंथेट का क्या है? जेंथेट या जेंथेट, चेक करो और बताओ। देखो जरा, यही है क्या? C2H5, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बल्कि सल्फर। चेक करो, यही है बेटा। अब ये वाला एंड इसका देखो आप, पोलर है, तो ये पोलर चीज को अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला एंड क्या है? नॉन पोलर। ये कलेक्टर एंड है बेसिकली, है ना। तो अब क्या होता है कि जब भी आप ऐसा करते हो, स्टर करते हो पूरा बढ़िया से, तो ये फ्रोथ का फॉर्मेशन कर देता है। और इन्हीं फ्रोथ में ही ये जो फ्रोथ या लेदर बना हुआ है, इन पे अगर मैग्नीफाई करके मैं आपको दिखाऊं तो ये सल्फाइड के छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म में और इस पे जाके चिपक जाते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर आपने लेड सल्फाइड ले रखा है, सिल्वर सल्फाइड ले रखा है, तो Ag2S यानी सल्फाइड यहाँ हो जाएंगे। बाकी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये सब इंप्योरिटीज होती है। तो फ्रोथ पे क्या रहता है बच्चा? सल्फाइड ओर्स। तो मैंने आपको लिखवाया बेटा कि इट इज मेनली अप्लाइड फॉर सल्फाइड ओर्स, ठीक है। बाद में उन सारे फ्रोथ को इकट्ठा करके निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उसको ड्राई कर लेते हैं, सल्फाइड ओर मिल गया इनरिच्ड फॉर्म में, है ना। प्रिंसिपल क्या है इसका? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस? वेटेबिलिटी का प्रिंसिपल है कि भाई ओर इज वेटेड बाई ऑयल, या ऑयल ही बोलो, एंड दूसरा इंप्योरिटीज आर वेटेड बाई वाटर ना। तो इसके हिसाब से ही सारी चीजें हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक कभी कभी क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि अगर मान लो दो दो सल्फाइड और हो गए आपके पास, और आप चाहते हो उनमें से कि कोई एक हमारा फ्रोथ के पास आए, बाकी अंदर चला जाए, मतलब दूसरे को इम्प्योरिटी की तरह ट्रीट करूं और मैं एक को, तो उनमें देखना पड़ता है। हालांकि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पे ऐसा है कि अगर आपके पास दो दो सल्फाइड हैं, PbS है ओर में, ओर का जो मिक्सचर है उसमें अगर PbS एंड ZnS दोनों हैं, अगर आपके पास सल्फाइड ओर, मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर,
भाई तो आप तो चाहते होगे ना कि मुझे मेटल चाहिए, तो अगर आप क्लियर हो कि मुझे लेड मेटल चाहिए तो आप चाहोगे कि मेरा पीबीएस वाला पार्ट आए। तो ऐसे केस में यूज करते हैं एक और केमिकल साथ में, उसका नाम है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट के फॉर्म में कौन सा यूज किया जाता है, तो जो आप देखो डिप्रेसेंट के फॉर्म में इनको और डिप्रेसेंट दोनों को साथ में मिलाते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें भी साथ में रहती हैं ना, उसके अलावा अब ये डिप्रेसेंट के फॉर्म में तो डिपेंड करता है कि कौन सा है, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे इस कॉम्बिनेशन के लिए ये डिप्रेसेंट है। अब ये डिप्रेसेंट क्या करेगा, तो देखो लेड सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, NaCN कुछ नहीं बनाएगा। लेकिन आपको मालूम है डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो जो जिंक सल्फाइड है ये NaCN के साथ बेटा डिसॉल्व हो जाता है और क्या बना लेता है, Na2ZnCN4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये एक्वस हो गया। तो कहने का मतलब कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा यहां पे, और जो दूसरा वाला पार्ट है ये लेड वो फ्रोथ पे चला आएगा, यहां पीबीएस हो जाएगा। नोट कर लो इसको। सो दिस इज यूज्ड टू सेपरेट देम। जल्दी करो। डिप्रेसेंट्स आर यूज्ड टू नोटेड बच्चा। क्या चीज बेटा, प्यारे बच्चों हो गया यहां तक, नोट कर लिया सबने। तो ये तो रहा बच्चों फ्रोथ फ्लोटेशन से चीजों को कंसंट्रेट करना। लास्ट पार्ट लिखो जो लीचिंग, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है लीचिंग। बता दो। राइट। हाँ जी। तो लीचिंग क्या है सर? तो लीचिंग मेथड क्या है कि किसी भी ओर को कंसंट्रेट करने के लिए स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर, या यूं कह लो कुछ सॉल्यूशन होते हैं स्पेसिफिक सॉल्यूशन, उसमें उस ओर को डिसॉल्व कर लो किसी तरीके से,
और इम्प्योरिटीज ऐसी कुछ होनी चाहिए जो कि इनसॉल्युबल टाइप में हो। हाँ, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं जिनको आगे कुछ तरीके से उनको सेपरेट करेंगे। तो ये कौन सा मेथड है जिसमें सॉल्यूशन फॉर्म बना करके ना उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है ओर्स की। तो लिखो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिसॉल्विंग impure ore into specific leaching solvent, specific leaching solvent, into specific leaching solvent, specific leaching solvent। कौन सा है वो लीचिंग सॉल्वेंट? तो अब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, राइट। तो एक एक करके देखे। तो देखो ये लीचिंग ना, मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूं याद करने के लिए। 3 मेटल हैं, एक क्यूब से याद रखो उसको ना। तीनों मेटल में एक है सिल्वर, बहुत महंगे महंगे जो है, और एक बहुत सस्ता सा है एल्यूमिनियम। एजी एयू एल के ओर्स के लिए मेनली लगाते हैं। अब ओर्स में भी वो बहुत स्पेसिफिक हैं, जैसे मान लो एल्यूमिनियम, लीचिंग इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट ओर। तो बच्चों मैं बॉक्साइट ओर को क्या मैं जनरली ऐसा लिख सकता हूं Al2O3.X2, क्योंकि भाई वो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन है। अब X की वैल्यू उसमें क्या कॉम्पोजिशन है गिब्साइट का, क्या बोहेमाइट का है, और क्या उसके अंदर डायस्पर का है, उसके हिसाब से इसके वाटर डिसाइड होंगे ऑन एन एवरेज, है ना। तो अब इसको लीच आउट करना है, मतलब मुझे इसको डिसॉल्व करना है, तो इसके नेचर को समझो। अच्छा, इसके साथ पहले इंप्योरिटी देख लो। तो आप सबसे पहले ये लिख लेना, कंटेन्स मेनली 2 impurities, contains mainly 2 impurities। contains mainly 2 impurities। what are those two? what are those two? कौन से दोनों हैं वो? हाँ, बहुत बढ़िया, SiO2 है और दूसरा है बेटा Fe2O3। ध्यान देना, बॉक्साइट 2 तरह का होता है, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। अब खुद दिमाग लगाओ, इन दोनों में से कलर्ड कौन सा होगा? अरे यार ये तो सिलिका है ना, सैंड है। देखते ये कहाँ कलर होता है? सैंड। ये होता है आयरन ऑक्साइड वाला, ये आपका रेड बॉक्साइट का मेन इम्प्योरिटी होता है ये, और ये होता है व्हाइट बॉक्साइट का मेन इम्प्योरिटी। तो कहने का मतलब दोनों होते हैं। अब समझ गए ना बात? तो इनको कैसे लीच आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसका नेचर समझो, ये कैसा ऑक्साइड है बेटा, जल्दी बताओ, ये कैसा ऑक्साइड है? इतना पढ़ाया है यार जिंदगी में। एम्फोटेरिक, वेरी नाइस। पूरी क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑक्साइड के नेचर पे काफी हद तक डिपेंड करती है, तो ये एकदम ध्यान रहना चाहिए, एम्फोटेरिक। ये कैसा ऑक्साइड है सर? बेसिक। ये कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक। समझ गए? तो हम पहले लेवल पे क्या करेंगे यार, किसी तरीके से ना इसको बेस में डिसॉल्व करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में। तो उसमें क्या हो जाएगा? ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, और ये रह जाएगा, क्योंकि बेस बेस रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये ले लिया मान लो हमने कि भाई ओर प्लस इंप्योरिटी, डाल दी मैंने किसके? NaOH एक्वस सोल्यूशन। तो यहां का लीचिंग सॉल्वेंट क्या हो गया? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। ये लिख लो, लीचिंग सॉल्वेंट। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। अब क्या करेंगे बेटा? तो इसके अंदर आप ये पूरा ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो अब देखो क्या होगा कि भाई ये तो रिएक्ट कर जाएगा, बोलो, रिएक्ट करके ये कौन सा फॉर्म बनाएगा? NaAlOH4। सॉल्युबल, मैं जो सॉल्युबल है मैं एक्वस लिख रहा हूं। दूसरा ये रिएक्ट करके Na2SiO3 बनाएगा, ये भी एक्वस। और जो नहीं रिएक्ट कर पाया है वो पूरी तरीके से यहाँ पे Fe2O3 इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट भी बोलना अच्छा वर्ड नहीं है, बल्कि बोल दो कि बॉटम पे गंदगी के फॉर्म में सेट रहेगा ये। उसके बाद क्या कर लो भाई? फिल्टर कर लो।
नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप अलग करोगे तो आपको ये अलग हो गया यूजलेस स्पीशीज, और यूजफुल स्पीशीज आ गया हमारे पास यहाँ पे। कौन सा है? NaAlOH4। लेकिन भाई साहब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए हमें? ये फिल्टरेट है, फिल्ट्रेट इसको बोलते हैं। और ये क्या है? प्रेसिपिटेट बोल लो या रेसिड्यू बोल लो, जो भी बोलो। रेसिड्यू वैसे जनरली हीटिंग में यूज किया था, बट अच्छा इसके बाद, अब इसके बाद आप इसमें ना CO2 डाल दो। क्यों डाल रहे हैं CO2? ताकि CO2 एसिडिक है, एसिडिक माइल्ड एसिड है, ये वीक एसिड है ना। ये क्या करेगा, यहाँ का OH खींच लेगा बाहर। भाई जो एम्फोट्रिक ने OH ले लिया है उसको ये खींच लेगा बाहर, तो जैसे ही खींचेगा तो बताओ एल्यूमिनियम वापस AlOH होल थ्राइस बन जाएगा और ये बन के प्रेसिपिटेट बन गया। समझ गए? ये बन गया, और सोडियम वो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट बन जाएगा साथ में। बाकी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। और ये प्रेसिपिटेट बन गया तो ये नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर अभी भी डिसॉल्व फॉर्म में कौन रहेगा? Na2SiO3। तो हम फिर से फिल्टर पेपर लगा लेंगे। इस बार हमारा जो फिल्ट्रेट आया हुआ है वो यूजलेस हो गया, जो हमारा इसमें आया हुआ है यानी छन के जो बाहर आया हुआ है वो हमारे लिए काम का हो गया। तो अब इसको सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद बेटा इसको गर्म कर देते हैं, हीट ट्रीटमेंट करा देते हैं। हीट ट्रीटमेंट करा देंगे, ढंग से गर्म करोगे तो ये Al2O3 बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। और H2O बाहर निकल गया, बैलेंस कर लेना भाई तुम, ठीक है। Al2 ये कर लो, खुश हो जाओ, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ 2 3 जा 6, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। अब यही हमारा रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गया। ध्यान देना, अभी मेटल नहीं निकला है, अभी हमारा पूरा दिमाग किस पे है भाई? ओर को पहले प्योर तो कर लो। क्या इतने में ही सब खत्म हो गया? नहीं, इम्प्योरिटी तब भी खत्म नहीं होती है यार। प्योर बनाना बहुत ही हेक्टिक जॉब है, वो रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद जाकर के 99%, 99.9% ऐसे बनते हैं। रिफाइनिंग में भी बहुत नेक्स्ट लेवल का रिफाइनिंग करोगे तब जाके 100% मिलता है, वरना नहीं मिलता है, इम्प्योर ही मिलते हैं चीजें। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है। आ रहे बच्चों बात समझ में? सबको आवाज आ रही है? जतिन, मैत्रेयी, Yes. हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो यही है, तो प्रॉपर्टी आप समझ गए। बस अब ये सोच लो अगर मैंने नहीं बताया होता तो नहीं ध्यान आता। अब जान लिए तो अब तुम्हें क्या लगेगा कि मेटलर्जी का क्वेश्चन इजी हो गया, है ना। केमिस्ट्री जितनी हमने सीखनी थी वो हम सीख चुके हैं कोर लेवल पे। अब उनके एप्लीकेशन, जैसे बायोमोलिक्यूल इज सिंपली एन एप्लीकेशन। जितनी केमिस्ट्री जाननी थी वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस तक ही थी। उसके बाद उनके एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन वाले टॉपिक हैं। एवरीडे लाइफ भी एप्लीकेशन वाला टॉपिक है ना, उसमें कौन सा ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों नोट कर लिया, ये खत्म करूं, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट लिखो जल्दी, लीचिंग ऑफ किसका लीचिंग है? AG एंड AU। क्या इम्प्योरिटीज तो और भी होती है, मैंने मेजर लिखा है बस, और क्या लिखा हुआ है? कर लो भाई। नहीं, मेजर कंपोनेंट में बोल रहा हूँ यार, माइनर में तो अभी और भी कई सारे मेटलॉइडिक इम्प्योरिटीज भी रहती हैं। मेजर मेजर इम्प्योरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ा दिमाग यहाँ लगाओ, ज्यादा जरूरी है। घर पे पढ़ना है एनसीईआरटी, ठीक है। जब मैं पूछूं तभी रेफरेंस के लिए खोलो उसको, दिमाग डाइवर्ट होता है नहीं तो। चलो अब लिखो, लीचिंग ऑफ AG एंड AU फ्रॉम देयर नेटिव फॉर्म।
पता है बहुत आसान होता है गोल्ड निकालना, सिल्वर निकालना। अभी दिखा तो कितना आसान है। देखो लीचिंग में ही तुम्हें बहुत लालच हो जाएगा कि अब यार इसके बाद मैं कर ही लूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनकी ओर मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब तुम्हें कोई ऐसी मिट्टी मिल गई जिसमें चांदी चांदी है, क्या चाहिए जिंदगी में तुम्हें बताओ। छोड़ दो IIT JEE की तैयारी। ये प्रोसेस समझ जाओ, असली काम की चीजें तो सर आप अभी पढ़ा रहे हो ना। तो देखो, तो इसमें होता क्या बेटा कि सिल्वर के साथ हम लोग सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड आप यूज कर लो, एक्वस सोल्यूशन, ये इसका लीचिंग सॉल्वेंट है। लीचिंग सॉल्वेंट इसके लिए क्या हो गया, NaCN या KCN का एक्वस सोल्यूशन, बेसिकली साइनाइड आयन रहना। साथ में भाई मैंने ऑक्सीजन ले लिया और गर्म कर दिया। क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऐसा है जो सिल्वर को +1 वाले स्टेट में लेके आएगा, और जब तक वो +1 वाले स्टेट में ना आए तब तक वो साइनाइड के साथ क्यों कंबाइन करेगा। और आपको मालूम है कि सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ही बेटा डाई साइनो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब चेक करो जरा AU का कौन सा स्टेट दिया हुआ है। मैक आर्थर प्रोसेस में लिखा होगा सिल्वर एंड गोल्ड। दोनों का +1, तो दोनों का +1, मुझे भी यही ध्यान था, क्योंकि गोल्ड का 3 भी बहुत कॉमन स्टेट होता है, तो इस वजह से मुझे लगा कि कहीं स्टेट चेंज ना किया हो। तो एनीवे, तो ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही बन गया, ये देखो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब सॉरी NaAgCN ट्वाइस, ये एक्वस। और यहाँ भाई साहब वैसे ही गोल्ड के लिए भी होता है। आ रहा है बात समझ में, हाँ। ये देखो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहीं पे मैं इसकी मेटलर्जी भी बता देता हूँ। कभी पूछे गोल्ड की मेटलर्जी क्या है, तो अगर नेटिव फॉर्म में है तो उसको पहले हम लीच करते हैं। लीच करने के बाद ये जो बन गया अंदर, ये जो भी बना हुआ है डिजोल्व फॉर्म ना, ये डिजोल्व फॉर्म को क्या करेंगे हम लोग, AgCN होल ट्वाइस। ध्यान रखना अभी मैं प्यूरिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए कि मुझे सिल्वर वापस आ जाए, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगा करके ये सोचूंगा इनसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन है। तो भाई सिल्वर गोल्ड ये तो बहुत ही खराब मेटल है, हाइड्रोजन के भी नीचे आते हैं, तो इससे अच्छा जिंक है। कॉपर भी अच्छा है, बट कॉपर फिर भी इनके नजदीक है, तो मैं थोड़ा लीक चेंज कर देता हूँ, तो जिंक ले लेता हूँ। जिंक ले लिया। अब भाई ये भी देखना है ना कि जैसे मान लो बहुत सारे ऑप्शन है, तो सस्ता कौन है, इकोनॉमिक्स देखना है ना। तो जिंक लगा दिया। जिंक लगा करके क्या बन गया, ये Na2, अभी हमने देखा था, इससे ये भी याद रहेगा, जिंक साइनाइड 4 का कॉम्प्लेक्स हमेशा ध्यान में रखना, अभी हमने थोड़ा देर पहले कराया था इसका। और प्लस क्या बन गया, डिप्रेसेंट के फॉर्म में, याद है ना। और क्या बन गया, तो आपका प्योर सिल्वर वापस आ गया। सेम चीज आपका गोल्ड के साथ भी होगा, सेम आपका गोल्ड के साथ भी होगा। तो देख रहे हो इतना आराम से मिल गया, एंजॉय करो सिल्वर लेकर के। देख रहे हो कितना आसान मेटलर्जी है, कोई तकलीफ ही नहीं है लाइफ में। तो ये इनका रिडक्शन है। तो बताओ ये कौन सी मेटलर्जिकल प्रोसेस हुई, हमने एक्वस सॉल्यूशन में ये काम कराया, तो हाइड्रोमेटलर्जी हो गया। ये 3 ब्रांचेस बताए थे ना, पायरो सबसे ज्यादा डीप और सबसे ज्यादा नाटक उसी में होते हैं, फिर हाइड्रो, और तीसरा सबसे आसान काम, मतलब आसान नहीं, इकोनॉमिकली बहुत टफ होता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, लेकिन रिएक्शंस के मामले में बहुत इजी होता है। हमारे लिए इजी है वो ना, एज एन एस्पिरेंट इजी है वो, याद करना। अंडरस्टूड। तीसरा देखो आता है लीचिंग ऑफ Ag2S
भाई सल्फाइड और हमें मालूम, नाम बताओ भाई इसका क्या है? Ag2 होगा, Ag2S। और दूसरा नाम अर्जेंटाइट। क्यूप्राइट क्या होता है? बड़े तेज बताए हो तुम। अर्जेंटाइट, क्यूप्राइट बताओ। Cu2S? बिल्कुल नहीं। वो क्या होता है? वो क्या होता है? Cu2S कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस Cu2O होता है। हाँ, ये ऑक्साइड बनाता नहीं है, ये सल्फाइड। मैंने ये ज्ञान की बातें मैंने करी थी पिछले क्लास में। तो इसकी लीचिंग, इसका भी देखो सॉल्वेंट वही रहेगा, सेम चीज। ये ऑलरेडी प्लस फॉर्म में है, तो इसमें डायरेक्ट भी डाल दोगे तो काम चल जाएगा। बट थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या है कि जब आप NaCN डालते हो इसके साथ तो बन तो ये जाएगा AgCN होल ट्वाइस। ध्यान रखना बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा एग्जाम में, कई बार इसको 4 कर देगा। आपके इमोशन के साथ खूब खेलता है एग्जाम में, बन गया। लेकिन साथ में क्या बन रहा है? Na2S। अब ये जो Na2S बन रहा है ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सल्फाइड है और सिल्वर आयन, एंड सिल्वर आयन इज डैम गुड फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट विद सल्फाइड आयन। तो ये रिवर्सिबिलिटी ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप साथ में ऑक्सीजन यूज करो या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, क्योंकि सल्फाइड कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा था, जेई के अंदर ही पूछा होगा कि भाई इसमें हम क्या यूज करें कि रिवर्सिबिलिटी गायब हो जाए? तो इसको ऑक्सीडाइज कर दो। समझ गए? तो नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो लीचिंग हो गया, लिक्वेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब हेडिंग डालो हीट ट्रीटमेंट, जो तीसरा प्रोसेस था, हीट ट्रीटमेंट। ना तो साथ साथ याद देने आने चाहिए बच्चों, ना बता दो। हाँ जी, हीट ट्रीटमेंट में क्या है? हीट ट्रीटमेंट में कौन से मेथड है? देखो, मैं ये हीट ट्रीटमेंट प्रायर टू रिडक्शन करा रहा हूं, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट तो पायरोमेटलर्जी का भी पार्ट है जब हम रिडक्शन करा रहे होंगे। तो ये बिना कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिलाए हुए करा रहा हूं। तो जब बिना कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिलाए और लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर अगर हम कर रहे हैं, ऐसे हीट ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। लेकिन जब रिड्यूसिंग एजेंट एंड टेम्परेचर अबव मेल्टिंग पॉइंट कर देते तो उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो स्मेल्टिंग और बाकी इन सब चीजों में डिफरेंस है। तो हीट ट्रीटमेंट में आप लिखना सबसे पहला पार्ट कौन सा? रोस्टिंग। दूसरा कौन सा लिखना? कैल्सिनेशन। दोनों में क्या है ध्यान रखना? रोस्टिंग, हीटिंग और इम्प्योर और लिखना अच्छा नहीं है, इम्प्योर और। इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो, ऑक्सीजन। याद रखना है रोस्ट, ओ से याद रखना, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। ऑक्सीजन बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान रखना। और ये क्या है? हीटिंग ये भी है इन अब्सेंस ऑफ एयर। भाई एयर यहां पे भी लिख सकता था, यहाँ जानबूझ के ऑक्सीजन लिखा, यहाँ एयर लिख लो साथ में ना, क्योंकि भाई अलग से ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में क्यों लेके आएंगे, फिर महंगा पड़ेगा हमें। फ्री में जलाते हैं ना भाई, इतना ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही नेचर के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगेन बिलो एमपी। तो सर एडवांटेज क्या है? तो
तो सबसे पहला एडवांटेज है कि रिडक्शन कराने के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं उनमें अगर ओर ऑक्साइड हो तो हमारे पास एक सेट पैटर्न वाली चीजें हैं, अगर वो सल्फाइड हो जाए तो प्रॉब्लम करता है। ऑक्साइड वाली चीजें हमारे साथ हो सकती हैं, सल्फाइड वाली चीजों में दिक्कत आता है। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी हो उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। और आप ध्यान से देखो तो जो एफिनिटी है किसी भी मेटल की वो ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी होती है, हेलोजेंस के लिए बहुत अच्छी होती है ना। तो कहीं और का चीज उसको गर्म करोगे एंड में वो ऑक्साइड, जिसका ऑक्साइड भी स्टेबल नहीं है वो नॉर्मल फ्री मेटल दे देगा, एलिमेंट दे देगा। कौन से ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड भी ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, बताइए कौन से ऐसे मेटल हैं? तो है ना सर, जैसे सिल्वर, इसके ऑक्साइड को भी गर्म कर दो तो सिल्वर मिल जाता है। मर्क्यूरी, प्लैटिनम, इनके ऑक्साइड भी अगर आप कर दो, गर्म कर दो तो ये फ्री मेटल्स दे देते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये मैंने किसी जमाने में आपको पढ़ाया था हीटिंग इफेक्ट में। तो अच्छी बात है भाई, लेकिन मोस्टली ऑक्साइड मिलने के चांसेस है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो PbS है बेटा और गर्म कर दिया मैंने ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा ये PbOOO प्लस SO2। जिंक है बेटा तो क्या बनेगा ZnO प्लस SO2। बच्चा अगर तुम्हारे पास लेड, जिंक, इसी तरह से आप आयरन ले लो, कॉपर का ले लो, तो ऑक्साइड बनते चले जाएंगे। ठीक है, आ गया बात समझ में? तो इसका एडवांटेज क्या है, द अदर ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर्स टू मेक द रिडक्शन प्रोसेस फिजिबल ना। ये इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड बनने से। लिखते जाना ये सब मैं अपने से ही ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसको याद रखना कि जो कॉपर है इसका सल्फाइड, मर्क्यूरी का और लेड का सल्फाइड, ये ड्यूरिंग रोस्टिंग ही मेटल दे देते हैं। गिव मेटल बाय ऑटो ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग रोस्टिंग। और ये भी फिक्स है, ये नहीं कि कोई भी दे देगा, इनके लिए ऑब्जर्व किया गया है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे HgS है, जब इसको आप ऑक्सीजन के साथ गर्म किए तो क्या मिल गया, HgO प्लस क्या बन गया बेटा, SO2। इज दैट क्लियर? अब ये जो HgO बना है ना, ये बचे हुए HgS के साथ रिएक्ट कर जाता है और बन जाता है HgN प्लस SO2। तो ध्यान रखना, ये 2 कर दो, यहां 3 आ गया। ये इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर, देखो ना, मतलब किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूं यहाँ पे भाई, सिंपल हमारा +2 से कहां जा रहा है, ये 0 में, ये क्या हो गया रिडक्शन, ये भी +2 से कहां जा रहा है। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड रिडॉक्स रिएक्शन हो गया ना भाई। वही सिर्फ मर्क्यूरी अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग तरीके से, और ये सिर्फ सल्फर ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन है। तो इसी तरीके से ये भी करेगा, इसी तरीके से बाकी भी करेंगे। तो यही 3 है, इनको ध्यान रखना। हो गया रोस्टिंग, है ना। कैल्सिनेशन, भाई कैल्सिनेशन करने से क्या होता है, तो जितने हाइड्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं ओर्स के, जैसे मान लो Al2O3 डॉट से फॉर एग्जांपल 2H2O, गर्म किया बिना किसी एयर के, तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा। ये वेपर बन के निकल जाएगा, पोरस बन जाएगा, ये पोरस, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना। मान लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, गरम कर दिया तो यार ये Al2O3 बन जाएगा। ये सब हीट ट्रीटमेंट का ही पार्ट है।
सर कोई कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यार कार्बोनेट को गर्म करोगे तो ऑक्साइड प्लस CO2 निकल जाएगा। तो कार्बोनेट हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गए, ऐसी कोई भी चीज जो वोलेटाइल चीजें रहें वो सब निकल जाते हैं। अच्छा, रोस्टिंग का एडवांटेज ये भी है कि कई बार नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज जो रहती है एलिमेंटल फॉर्म में, वो वोलेटाइल ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाती हैं। जैसे अगर मान लो सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में भी प्रेजेंट है तो ये रिएक्ट करके SO2 बन के बाहर निकल जाएगा। इंप्योरिटीज तो बहुत सारी हो सकती है, यहाँ जो निकाल रहे हैं हम, अर्दी इंप्योरिटीज। तो ये सारे एडवांटेज है। तो रोस्ट एंड कैल्सिनेशन करने के बाद ये फालतू चीजें जब निकल जाएंगी तो वो और इनरिच्ड हो जाएगा, ताकि हमारा जो रिडक्शन प्रोसेस है जो काफी सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली है, उससे पहले हम जितनी भी इंप्योरिटीज हटा सके वो हटा लें। अब इसी के बाद हम क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन। इसी के बाद क्या करते हैं हम, रिडक्शन, और उसके बाद क्या करते हैं हम, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पे फिलहाल के लिए भी रोक रहा हूं। आप एक काम